नमस्ते, सत श्री अकाल। डिफीटिंग कोरोना वायरस विथ डॉक्टर मनीषा वांगर के अगले संस्करण में आप सभी का स्वागत है। इस संस्करण में हम जो बात करेंगे, अभी जो सोशल मीडिया पे काफी चीजें चल रही हैं काढ़ा पीने को लेकर के, तो इस पे जो है हम डिटेल से आज जो है डॉक्टर मनीषा वांगर से हम बात करेंगे। डॉक्टर मनीषा वांगर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस संस्करण में। और धन्यवाद जी, और हम सीधा अगले सवाल की तरफ जाएंगे। जो पहला सवाल है मेरा आपसे कि आयुष मिनिस्ट्री के काढ़ा पर जो एडवाइजरी रिलीज करा है काढ़ा पीने पर, और सोशल मीडिया पर उसके बाद जो है अलग अलग तरीके से लोग उसको आगे फैला रहे हैं, लिख रहे हैं कि कोरोना वायरस के खिलाफ ये एक रामबाण जैसा है, इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। तो इस पे आप क्या समझ देना चाहती हैं हमारे दर्शक को? इसको हम लोग मैं तीन तरह से मैं इसको डिस्कस करना चाहूंगी। सबसे पहले कि इसको किस समझ के साथ लाया गया है, मतलब ये क्या करने वाला है। तो ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए लाया गया है, इम्यूनिटी बढ़ाता है ऐसा दिखाया गया है। दूसरा इसका आयाम ये होगा कि ये कहाँ से बात शुरू हुई है, कि इन्होंने लाया है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष जो मिनिस्ट्री है, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी सिद्धा मेडिसिन की जो मिनिस्ट्री है, वहां से आया है और हर कोई उसको कोट कर रहा है। शुरू में तो घरेलू इलाज के तौर पर आया था मार्च में, मगर उसके बाद तुरंत ही अश्वगंधा, जिलॉय और तुलसी, इन चीजों को मेंशन करके मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने योगा के साथ, इसके साथ योगा करना, इसके साथ हल्दी पीना, इसके साथ च्यवनप्राश खाना, ऐसे एक पूरा गाइडलाइन देकर मेरे ख्याल से मार्च एंड के वक्त में और फिर मई में पुनः एक बार उन्होंने एस्टैब्लिश किया उस चीज को अपने वेबसाइट के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए। तीसरा आयाम जो इसमें यह है कि इसकी सच्चाई क्या है, इस समझ की, व्हाट इज द रियलिटी बिहाइंड, इज इट अ मिथ और इज इट अ रियल थिंग, कि जिसको कहा जा रहा है कि काढ़ा पीने से इम्यूनिटी बूस्ट होती है या बूस्ट करने के लिए पिया जाना चाहिए। और इन तीनों आयामों को डिस्कस करने के बाद में फिर एक तरह का एक निष्कर्ष निकाल पाएंगे कि क्या ये सचमुच फायदेमंद है इस तरह से धारणाएं रखना या समझ रखना, या इसके कुछ नुकसान भी है, या वो ना नुकसान है ना फायदे हैं। तो इन चीजों को अगर हम अपने दर्शकों को देते हैं और ये जानकारी अगर लोगों तक पहुंचाते हैं, तो एक तरह से जो एक बहुत ज्यादा दो तरह की चीजें हो रही है। एक तो बहुत कंफ्यूजन और दूसरे हैं कि बहुत ज्यादा आत्मविश्वास इस चीज को लेकर। तो ये दोनों चीजें हम लोग आज उस स्थिति में नहीं है कि काढ़ा को लेके बहुत ज्यादा पुख्ता आत्मविश्वास लोगों में पैदा हो कि भाई काढ़ा ले लिया तो हमारी इम्यूनिटी सही हो गई और अभी हमको कोरोना नहीं होगा। ना ये सच्चाई है, ना ही ये है कि इसको नहीं पीना चाहिए या इसको पूरी तरह से डिसमिस कर देना चाहिए। क्या तरीका होना चाहिए, यह हम इसके बारे में हम आखिरी में इसके बारे में चर्चा करेंगे। जी, तो सबसे पहले ये किस चीज के लिए लाया गया। आप देखेंगे कि YouTube पे अगर आप जाते हैं तो लगभग इम्यूनिटी को लेकर आप देखेंगे तो हजारों वीडियोस आपको नजर आएंगे जिसमें कि काढ़ा के बारे में बताया गया है, कैसे प्रिपेयर करना। यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने खुद और मिस्टर रामदेव ने भी एक यूट्यूब वीडियो निकाला है जिसमें वो दिखा रहे हैं कि किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए काढ़ा।
और फिर एक पूरी तरह से जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की जो एक पूरी माहौल बनता है, कि लोग अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते हैं, लोगों को एडवाइस देने के तौर पे बताते हैं कि अगर कोरोना होने का चांस अगर आपको है तो आप ये काढ़ा पीजिए। तो इस तरह से सोशल मीडिया पे काफी धूम सी मचा रखी है। अब ये भारतीय सोशल मीडिया पे है, लेकिन इंटरनेशनल सोशल मीडिया पे या इंटरनेशनल कोई रिपोर्ट्स नहीं है इसकी पुष्टि करते हुए कि ये काढ़ा और भी कहीं स्टडी किया जा रहा है या आउट ऑफ इंडियन परव्यू और इंडियंस लोगों को छोड़ के और भी इसको कोई ट्राई कर रहे हैं। ऐसी कोई जानकारी अभी तक हमारे पास में नहीं है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने अब इसकी सच्चाई क्या है, क्या वाकई में और किस बलबूते पे ये बोला गया है? तो आप देखेंगे कि गुजरात मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ उनका तकरीबन मई का एक उनके फेसबुक पे वो पोस्ट डालते हैं जिसमें कि दे आर क्लेमिंग कि तकरीबन 6000 वहां के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ ने भी उसको क्लेम किया है कि 6000 पेशेंट्स के ऊपर ये ट्राई किया गया और जो लोग भी वहां पर क्वारंटीन किए गए उनको ये काढ़ा पिलाया गया और ऑलमोस्ट 97-98% उसकी एफिकेसी बताई हुई है। अब इसमें ये दूसरा तरीके से उसको रीइंफोर्स किया गया। पहले ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के तरफ से, आयुष की तरफ से मार्च में ही आप योगा करें, आप च्यवनप्राश पिए, आप काढ़ा पिए और आप हल्दी का दूध पिए, इस तरह के डायरेक्शन दिए गए। काढ़ा में क्या है? काढ़ा में है दालचीनी, काढ़ा में है लौंग, ड्राई जिंजर जिसको कि सौंठ कहते हैं, काढ़ा में है सिनेमन है, दैट इज दालचीनी, एंड उसमें क्या कहते हैं उसको, पेपर कॉर्न्स बड़े वाले, जो बड़ी काली मिर्च जो है वह है, और उसको हाफ बॉईल करके उसको कॉन्सेंट्रेट कर कर जैगरी या लाइम और रेजिन्स यानी मनुक्का, इसको ये करके बनाना है। अब सारे मामलात में, टोटल मामलात में कहीं पर भी इसकी ऑथेंटिसिटी कैसे होगी? इसकी ऑथेंटिसिटी तब होगी अगर आपने उसको स्टडी एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल के अंतर्गत किया है, रिसर्च मेथोडोलॉजी के अंतर्गत किया है, जिसमें कि आपको डोजेज कितना होगा, स्टडी डिजाइन क्या होगा, स्टडी प्रोटोकॉल क्या होगा, वो रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है कि नहीं है। मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मतलब वन आर्म ऑफ पेशेंट्स, उनको ये जो टेस्ट कर रहे हैं वो दिया जाता है, जैसे कि काढ़ा दिया जाएगा, दूसरे को दिया जाएगा प्लेसिबो, और एक ये तरीका होता है, और ये डबल ब्लाइंड होता है, मतलब देने वालों को नहीं मालूम होता है कि कौन से पेशेंट को काढ़ा मिल रहा है, कौन से पेशेंट को प्लेसिबो मिल रहा है। या एक तरीका ये होता है, या तो एक तरीका ये होता है कि आपने पहले काढ़ा दिया और पेशेंट, आपने पहले देखा कि पेशेंट नेगेटिव है, टेस्ट किया कोविड का, देखा कि इतने सारे नेगेटिव है, उनको काढ़ा दिया, और फिर कुछ पेशेंट्स जो टेस्ट किया पॉजिटिव है क्वारंटीन होने के बाद में, उनको काढ़ा दिया, उनकी रिकवरी देखी, और जो क्वारंटीन किए गए हैं और उनको कोविड ना हो उसके लिए काढ़ा दिया गया, तो उनको कितने लोगों को नहीं हुआ। ऐसे 3 अलग तरीके से उसको देखने की जरूरत है। और गुजरात में की जो स्टडी उन्होंने या जो क्लेम उन्होंने किया है सोशल मीडिया पे, वह काफी डॉक्टर्स के तरफ से बैकलैश हुआ है और उसको खारिज भी किया गया है, क्योंकि यह स्टडी प्रोटोकॉल, स्टडी डिजाइन के अंतर्गत नहीं रहा, और इसके अलावा वो डोजेजिंग नहीं हुआ, सैंपल साइज पेशेंट्स का किस तरह से सिलेक्ट किया गया, कहाँ पर ये स्टडी हुई, और प्रायर अप्रूवल पेशेंट का लिया कि नहीं, एथिकल क्लियरेंस लिया हुआ है कि नहीं। तो ये जो सारे हैं आयुष मिनिस्ट्री का स्टडी में
काढ़ा की स्टडी में, काढ़ा की कोई स्टडी कंडक्ट करते वक्त में प्रोस्पेक्टिव हुई है, रेट्रोस्पेक्टिव हुई है, ये भी नहीं मेंशन है। ये स्टडी डिजाइन का सबसे बेसिक होता है। प्रोस्पेक्टिव मतलब हम डिसाइड करते कि हम स्टडी करेंगे और आगे हम स्टडी करते हैं, और रिट्रोस्पेक्टिव मतलब हम लोग ने पेशेंट्स आगे हैं और हम लोग उसको बैक ट्रैक करके एनालाइज करते हैं और डिसाइड करते हैं कि रिजल्ट्स क्या है। तो यह कुछ भी इसमें डाइवर्ज नहीं किया गया। इसके साथ जो सबसे महत्वपूर्ण मतलब रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल जो है वो सबसे बेहतरीन माना जाता है, डबल ब्लाइंड और भी बेहतरीन माना जाता है। तो यह कोई भी आयुष की मिनिस्ट्री ने और मिस्टर रामदेव ने भी जो इसी तरह का काम उन्होंने कोरोनिल के वक्त में किया था, किसी भी मामले में ये जितने भी पैरामीटर्स है एक साइंटिफिक प्रोटोकॉल और साइंटिफिक स्टडी का, उसको डाइवर्ज उसको ना बताते हुए डायरेक्टली रिजल्ट्स लेकर आ गए और कहने लगे कि ये हमने देखा है कि ये इफेक्टिव है और आप इसको ब्लाइंडली मान लीजिए। तो ये बहुत ही गलत तरीका है करने का, और इसीलिए इसकी ऑथेंटिसिटी, इसकी क्रेडिबिलिटी और इस चीज की जो विश्वसनीयता है बिल्कुल भी नहीं बनती है। जी, तो आप इस तरीके से समझा रहे हैं कि ये जो आयुष मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी कर दिया और लोगों को सजेस्ट कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे भी इसको इस तरीके के काढ़ा बनाने के वीडियो वगैरह अपलोड किए जा रहे हैं, तो ये जो है ये बिना किसी स्टडी, बिना किसी समझ और लोगों को परोसा जा रहा है। तो इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल है कि पहले कोरोनिल आया, ठीक है, और अभी अब काढ़ा को लेकर करके जो क्या कहते हैं सजेशंस दिए जा रहे हैं। जो लोग हैं, जो आम आबादी हमारी, जिनको मेडिसिन के बारे में उतनी समझ नहीं है, जिनको इन सारी चीजों से समझ में नहीं आता और उनको डायरेक्टली इस तरीके के सजेशन जब मिलते हैं तो उनपे इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ता है? ओहो, ये बहुत ज्यादा अहम सवाल है ये, क्योंकि जब केसेस इतने बढ़ रहे हैं, और मैं आपको बता दूं कि इसमें मैं दोबारा उसको रिपीट करना चाहूंगी और मैं सभी को बताना चाहूंगी, दर्शकों को बताना चाहूंगी कि अभी इंडिया जो हम कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज में है, तो थर्ड स्टेज का मतलब क्या होता है? पैंडेमिक मतलब पूरे दुनिया में इसका संक्रमण हो जाना। इसके 4 स्टेजेस होते हैं। पहला तो पैंडेमिक, यानी कि एक देश, भारत देश में सपोज तब जब कोरोना नहीं था, और तब उस वक्त हमारे बॉर्डर के जरिए, बॉर्डर में से दूसरे कंट्रीज में जहाँ पे कोरोना है वहां से हमारे देश के अंदर आया। हमारी पॉपुलेशन बिल्कुल रॉ पॉपुलेशन थी, अनइन्फेक्टेड पॉपुलेशन थी, और वो आकर उन्होंने वो इन्फेक्शन हो गया। दूसरा जो स्प्रेड जो होता है या स्टेज जो होती है वो होता है लोकल ट्रांसमिशन का। लोकल ट्रांसमिशन मतलब जिन लोगों को हुआ है उन लोगों को से अगर हम ट्रेस करने की कोशिश करते हैं तो चेन ऑफ ट्रांसमिशन हमको नजर आती है, और हम लोग आसानी से चेन ऑफ ट्रांसमिशन को बैकवर्ड्स लेकर जाके सोर्स तक जा सकते हैं। और यह स्टेज से इंडिया गुजरा है कि जबकि वो बाहर इंटरनेशनल एयरलाइन से लाख लोग ट्रैवल किए थे ऑलमोस्ट जनवरी से लेके मार्च तक, उनको चेक नहीं किया गया। सरकारें इलेक्शन में बिजी रही, सरकारें तबलीगी मसला खेलती रही, लेकिन उनको चेक नहीं किया गया और छोड़ा गया। लाख लोग जब अंदर आ गए, लेकिन फिर भी जब उनकी ट्रेसिंग हुई, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैवल के लोग थे तो उनका ट्रेसिंग होना आसान था, मुमकिन था एटलीस्ट। तो जब किया गया तो लोकली वो चेन ऑफ ट्रांसमिशन आप पकड़ पा सक रहे थे ट्रैकिंग के जरिए। इससे उससे उसको हुआ तो सोर्स इंटरनेशनल जिसका ट्रैवल हुआ है उस तक हम जा पा रहे थे, फिर उसके रिश्तेदार को अगर हुआ, उसके दोस्त को अगर हुआ, ये लोकल ट्रांसमिशन। अभी इंडिया थर्ड इसमें है। थर्ड इसमें जब होता है ये पैंडेमिक का थर्ड स्टेज होता है इन्फेक्शन का या कोई भी नए इन्फेक्शन का, वो होता है कम्युनिटी स्प्रेड। व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिटी स्प्रेड? कम्युनिटी स्प्रेड मतलब आप ये जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन है इसको आप ट्रैक नहीं कर सकते।
मतलब अभी आज की तारीख में 50% ऑफ द पेशेंट्स कोविड के देयर इज नो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। कहाँ से हुआ है? 50% फीसदी जगह पर केसेस में पता नहीं चल पा रहा है कि इनको हुआ किसके तरफ से है। जब लोकल ट्रांसमिशन था, जब पैंडेमिक था, तो मालूम था कि फला फला फ्लाइट से फला फला पेशेंट्स आए, उनके जरिए हुआ। लोकल ट्रांसमिशन से पता चला कि ये इनका रिश्तेदार बाहर से आया था, फिर इसने अपने भाई को ट्रांसमिट किया, फिर उससे इसको हुआ, इस तरह से इस कॉलोनी में हुआ, उस बस्ती में उनके जरिए हुआ। लेकिन अभी ये चेन ऑफ ट्रांसमिशन का सोर्स नहीं ट्रैक किया जा सकता, और सोर्स नहीं तो ये कम्युनिटी स्प्रेड हो गया है। कम्युनिटी स्प्रेड होने के बाद में फिर तीसरी आती है कि कम्युनिटी में एटलीस्ट 50% लोगों के बारे में तो पता नहीं है, लेकिन 50% के बारे में पता है। वहां पर आप एरिया कंटेन कर सकते हैं, आप लोकलाइज कर सकते हैं उसको। लेकिन फोर्थ स्टेज होती है एंडेमिक हो जाना, मतलब वो इन्फेक्शन वहां पर स्थायी हो जाना। अगर ट्रीट नहीं हुआ, अगर जो लोकल जो फैक्टर्स है जिसकी वजह से इन्फेक्शन होता है, अगर उनको हैंडल नहीं किया गया, तो वो वायरस, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन या जो भी संक्रमण है, वो वहां पर बस जाता है, हवा में, धरती में, लोगों के अंदर, जिस तरह से भी, और वह वहां पर एंडेमिक हो जाता है। तो यह स्थिति नहीं होनी चाहिए इंडिया में। अभी जो आपका सवाल था, ऐसी स्थिति जब कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है और मतलब ज्यादा तादाद में लोगों को होने की चांस है, ज्यादा लोगों को होने का चांस है, उसमें बहुत क्लियर कट और डिफाइंड और क्यूरेटिव इंडिकेशंस और इंफॉर्मेशन लोगों के पास जानी चाहिए। डेफिनेटली प्रिवेंटिव इंफॉर्मेशन जानी चाहिए और डेफिनेटली क्यूरेटिव इंफॉर्मेशन जानी चाहिए। क्या करने से प्रिवेंट होगा, क्या नहीं करने से प्रिवेंट होगा, संक्रमण लगेगा, क्या करने से ट्रीट होगा, क्या नहीं करने से इन्फेक्शन बढ़ेगा, बिल्कुल क्लियर कट आनी चाहिए। इसमें ये जो काढ़ा टाइप की जो चीजें हैं, काढ़ा तो सिनेमन और ये सौंठ वगैरह तो हजारों साल से, और आप हजारों सालों से क्या, आधुनिक समय में भी हर एक घर में इन चीजों को अमल में लाया जा रहा है। हल्दी के लिए, सर्दी खांसी हुई तो बुखार के लिए सबसे पहले भारत में अक्सर हर्बल मेडिकेशन और ये जितने भी आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिकेशन पर एक तरह का एक स्टेजेस के थ्रू जाता है इंडिया में ट्रीटमेंट। सबसे पहले अगर बीमार अगर हो जाता है पेशेंट इंडिया में कोई, तो सबसे पहले डॉक्टर नहीं होता है, उनके घर के तरफ से इलाज बताया जाता है। द फर्स्ट डॉक्टर इज द फैमिली पर्सन, यू नो, ये कर लो वो कर लो, फिर घरेलू चाची मामी, फिर दोस्त भाई, इनके फिर घरेलू इलाज, अदरक लहसुन प्याज कड़ी पत्ता, ये वो ऐसे हजारों चीजें होती है। और वो सारे नुस्खे अगर आपने किसी को बताया भी कि मुझे बुखार आया है, तो अनसॉलिसिटेड एडवाइस, आपको ना पूछते हुए भी आपको उसके नुस्खे बताए जाते हैं। तो नुस्खे और ट्रीटमेंट में और अंदाज और घरेलू इलाज और साइंटिफिक रिसर्च में जमीन आसमान का फर्क है। मामूली सर्दी खांसी को ट्रीट करने के लिए ये सही है, लेकिन कोरोना जो इतनी जानलेवा बीमारी है, जो जिसने तकरीबन पूरे दुनिया में इतना हाहाकार किया है, और जिसको ट्रीट ना करने से और इतना हाई डेथ रेट है, रिकवरी रेट भी है, लेकिन ये भी है कि अगर वो क्रिटिकल स्टेज से निकल गए तो वो टोटली पेशेंट आउट ऑफ हैंड चला जाता है। इतना संगीन मामला होने के बाद में आप ये जो अंधेरे में तीर मारने वाली बात नहीं कर सकते, और ये वाकई में बहुत बड़ी त्रासदी होगी कि अगर इन चीजों को बढ़ावा दिया जाएगा। इसका एक नुकसान यह भी है कि जब अनप्रूवन चीजों को तवज्जो दिया जाता है, तो जो प्रूवन चीजें हैं और जिसका कि ध्यान रखना चाहिए, उसकी तरफ से ध्यान हट जाता है। उस वजह से क्या होता है कि एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में आ जाती है। अब मैंने हल्दी का दूध सुबह पी लिया है, अभी मैं बिना मास्क के भी चला जाऊं तो मुझे कुछ नहीं होगा। आज मैंने काढ़ा पी लिया है,
हमारे घर में सभी लोग काढ़ा पी रहे हैं, इसलिए अगर हम लोग सैनिटाइज नहीं करते, अगर हम एक दूसरे से दूर नहीं रहते या रिश्तेदारों से या रिलेटिव्स या कॉलोनी वालों से या बस्ती वालों से, दोस्तों से भी दूर नहीं रहते, तभी भी ठीक है सबके सब काढ़ा पी रहे हैं, सबका सब गरूला। तो ये फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी रहने की वजह से एक्चुअली में जो चीज प्रूवनली पाई गई है, साइंटिफिकली पाई गई कि इससे 100% प्रोटेक्शन होता है, उससे लोगों की नजर हट जाती है, ध्यान हट जाता है, उसमें वो कमजोर पड़ जाते हैं और इससे इन्फेक्शन बढ़ने के और चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। और यही देखने को मिल भी रहा है सोशल मीडिया पे, जिस तरीके से लोग इसको, और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी कह ले, जिस तरीके के फॉरवर्ड आ रहे हैं, उससे लोगों में ये जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसके बढ़ने के अंदेशा बहुत है, और वो भी ऐसे समय में जब हम ऑलरेडी तीसरे स्टेज यानी कम्युनिटी स्प्रेड की तरफ पहुंच चुके हैं। तीसरा और आखिरी सवाल जो मैं आपसे पूछूंगा और जिसके बारे में ये एक तरीके का मैसेज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस तरीके का जो अनसाइंटिफिक अनटेस्टेड एडवाइजरी अलाउ कर रही है। नो, पहले बाबा रामदेव आए, उन्होंने पहले बोल दिया कि ये क्योर है, उसके बाद वो मुकर गए, उन्होंने कहा कि सिर्फ इम्यूनिटी के लिए है, और उसके बाद अभी आयुष का इस तरीके से आ रहा है और उसमें योगा भी है, उसमें कई सारे एडवाइजरी हैं, और नीचे उन्होंने लिखा है कि ये कोविड का ट्रीटमेंट नहीं है और ये सिर्फ इम्यूनिटी के लिए है। लेकिन जब कोई साइंटिफिक तरीके से प्रूफ नहीं हुआ है, इसकी कोई स्टडी सामने लेकर के नहीं आई है कि किस तरीके से ये करेगा, और जिसका सीधा असर पड़ेगा कि जो फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उस पे जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अलाउ कर देती है ऐसे अनसाइंटिफिक अनटेस्टेड, कैसे अलाउ कर देती है जबकि हम ऑलरेडी पैंडेमिक के बीच में हैं। मेरे ख्याल से ये पैंडेमिक सही समय है जबकि ये सारे सवाल उठाए जाए और मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के ऊपर सवाल उठाए जाए। एक तरीके का इसको पॉलिटिसाइजेशन जो पिछले 2014 से हमें दिख रहा है, बिल्कुल भी बेतुके गौमूत्र के ऊपर, गोबर के ऊपर ये का लेप लगाने तक यहाँ पर इस देश में कारनामे हुए हैं, चीजें हुई है। और मेन मुद्दा यह है कि ये कोई फ्रिंज एलिमेंट्स नहीं है जो कि ये कर रहे हैं, ये काफी सेंट्रली लोकेटेड पीपल कर रहे हैं, काफी सारे आइडियोलॉजिकली ओरिएंटेड राइट विंग पीपल, जो कि जिसमें कि डॉक्टर्स भी है, कई साइंटिस्ट भी है, लेखक है, जर्नलिस्ट है, ऐसे लोग भी उसकी पुष्टि करते हैं। और इसके ऊपर सवाल पूछना वो उन्हें नागवारा होता है। तो जब यहाँ तक इस हद तक बात चली गई है तो आप समझ सकते हैं कि ये तो बहुत ही ज्यादा माइल्ड चीज है कि वो लोग अश्वगंधा और गिलोय और तुलसी को लेकर ये एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं। जब इन लोगों ने गौमूत्र और गोबर को लेकर किया है तो ये तो बहुत ही ज्यादा इट्स प्रीटी माइल्ड एक्चुअली। कहने का मतलब ये है कि आयुर्वेदा होम्योपैथी के ऊपर अभी ये कोई सेशन नहीं है, ना ही मैं इसको डिस्क्रेडिट करना चाहती हूँ, और ये कोई हमारा टॉपिक आज का है नहीं। लेकिन फिर भी फॉर एग्जांपल कि आप देखिए च्यवनप्राश, अभी च्यवनप्राश पूरा भारत कई सालों से ले रहा है, लेकिन और आयुर्वेदा की इसमें शायद उन्होंने स्टडी भी किया होगा, मेरे ध्यान में नहीं है, लेकिन इंटरनेशनली लैंसेट में, NEGM में इन लोगों ने ऐसे जर्नल्स में देना चाहिए। उन लोगों के जो क्राइटेरिया है इंटरनेशनली अलग अलग जर्नल्स में देना चाहिए, लेकिन आज तक ऐसी कोई स्टडी मुझे ध्यान में नहीं आ रही जिसमें कि च्यवनप्राश जैसी चीज भी स्टडी की गई हो ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बेसिस और जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्ट की गई हो। आप सिद्धा का मेडिसिन ले लीजिए, यूनानी मेडिसिन ले लीजिए, हैदराबाद में और अन्य कई जगहों में यूनानी का बहुत बोलबाला है। लिवर पेशेंट को अगर जॉन्डिस हो जाता है, मैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लिवर स्पेशलिस्ट हूँ, तो सबसे पहले अगर कोई किधर जाते हैं तो यूनानी दवा हकीम के तरफ जाते हैं। यही लगभग हाल हर तरफ है, बड़े बड़े देश स्टेट्स में और वेल टू डू फैमिलीज में। उसका एजुकेशन से कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन
हाँ, ऑफ कोर्स इग्नोरेंट और अनएजुकेटेड लोगों में इसकी तादाद ज्यादा है। इसका रिलेशन गरीबी से भी है, क्योंकि जिनके लिए महंगी दवा, महंगे अस्पताल अवेलेबल नहीं है, तो वो जायज है कि वो ऐसे इसमें जाते हैं। तो आयुर्वेदा, सिद्धा और ये सारा जो मामला है, इनकी क्रेडिबिलिटी अभी तक एस्टेब्लिश्ड ही नहीं हुई है। तो क्रेडिबिलिटी लूज जो करने का मामला है वो नहीं आता है। इनको सबसे पहले तो अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। इनको साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, वरना कॉन्स्टेंटली इनको डिस्क्रेडिट किया जाएगा। वैसे ही जो बेस, जिस बेस से आयुष और ये सब आया है, इनका बेस जो है वो काफी संदिग्ध बेस है। ये एक आइडियोलॉजिकली प्राइम्ड तरीके से उसमें से निर्माण हुआ है, और इंग्लिश मेडिसिन, एलोपैथी, साइंटिफिक, इसको डिस्क्रेडिट करते हुए पैरेलली किया गया है। इसके अलावा इसका जो जेनेसिस है, यहाँ के जो इग्नोरेंट मासेस को सर्टेन वेस्टेड इंटरेस्ट के जरिए बिजनेस मॉडल, चाहे वो पतंजलि टाइप का स्कीमिंग क्यों ना हो, इस तरह से वो इन लोगों को उससे फायदा दिलाना, बिजनेस कैपिटलिस्ट को इन मॉडल्स के तरह इग्नोरेंस का मॉडल के ऊपर अनसाइंटिफिक टेस्टिंग का मॉडल बिठाकर लिटरली जो स्काउंड्रल्स है, जो दोज पीपल हु एक्चुअली मेक यूज ऑफ द इग्नोरेंस ऑफ द पीपल। तो कोरोना में डे टू डे बेसिस में न्यू इंफॉर्मेशन इवॉल्व हो रही है, बहुत सारी चीजें हमको अभी भी नहीं मालूम है। ऐसे माहौल में अगर ये चीजें आती है तो ये बहुत खतरनाक है। एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे दूं, बैंगलोर में आपने सुना होगा कि मिस्टर अशोक पात्रा, इन्होंने वहां से शुरुआत की कि मिड डे मील स्कीम में वहां पर नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं देना चाहिए। और इस जबकि प्राइमिंग कैसा होता है उसका बता रही हूँ आपको, और नहीं देना चाहिए। और वहां के बच्चों को, क्या पूरे देश के बच्चों को दूध और अंडा अब की बारी नहीं दिया जाता, कई सालों से नहीं दिया जा रहा है। जबकि न्यूट्रिशनिस्ट ने, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने कई बार इस चीज को बताया गया है कि प्रोटीन का सोर्स देना चाहिए था। आइडियोलॉजिकली प्राइम्ड पीपल, लोग अपने आप को कैसे कंडक्ट करते। अशोक पात्रा ने पूरी मुहिम चलाई कि मिड डे मील स्कीम में वहां पर जो है लहसुन और प्याज भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि सात्विक, नॉन सात्विक तरीके से उसको डिफाइन किया गया। अब नॉन सात्विक और सात्विक, ये पूरा आयुर्वेदिक फंडामेंटल है सारा, सात्विक, नॉन सात्विक। और आप देखेंगे कि अगर आप सांबार बन रहा है बेंगलोर में मिड डे मील स्कीम में, उसमें अदरक भी नहीं, लहसुन भी नहीं, और प्याज भी नहीं, और दाल भी नहीं, प्रोटीन की छोटा थोड़ा बोड़ा दाल है, तो लिटरली वहां पर चिली वाटर मिल रहा है लोगों को, मतलब लाल मिर्च का पानी वहां पर दिया जा रहा है। सो ये बहुत ज्यादा मेरे ख्याल से मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के ऊपर लगातार इंटेलिजेंसिया और बुद्धिजीवी वर्गों के, और खासकर डॉक्टर की तरफ से ये सवाल उठते रहने चाहिए, और इनको स्कैनर में हमेशा लाया जाना चाहिए। काढ़ा, ये प्रोडक्ट, ये घरेलू प्रोडक्ट अन्य हजार चीजों के लिए यूज किया जाता है, सिर्फ कोरोना के लिए और इम्यूनिटी के लिए ये बहुत ही ज्यादा ब्लास्फेमिक मुझे लगता है कि इम्यूनिटी बूस्टर, ना उसमें आईजीजी लेवल्स टेस्ट किए गए, ना आईजीएम लेवल टेस्ट किए गए, ना कोई पैरामीटर्स जो इम्यूनिटी के है वो नहीं टेस्ट किए गए। कोरोनल भी जब टेस्ट किया गया, ऐसे ही एट रैंडम बता दिया कि इंटरल्यूकिन फैक्टर, साइटोकाइन स्टॉर्म रुक जाता है। ये पिक एंड चूज और प्लेगराइज करके सेंटेंसेस डाले हुए हैं। साइटोकाइन स्टॉर्म को रोकने के लिए और इंटरल्यूकिन तो कितना लेवल था, कौन से मेथोडोलॉजी से इंटरल्यूकिन टेस्ट किया गया, कोई भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई भी खुलासा नहीं किया गया। डायरेक्टली रिजल्ट लेकर आ रहे हैं और लोगों के ऊपर थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जिसको कि आयुष का इस तरह की मिनिस्ट्री का स्टैंप मारकर उसको एंडोर्स किया जा रहा है। ये बहुत गलत बात है। जी,
थैंक यू सो मच मैम। ये जो है वो पूरा जो एपिसोड अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है उस पे लोगों को ये समझ देने के लिए हम अपने सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं यह वीडियो देखने के लिए। साथ ही साथ हम उनको हिदायत देंगे कि भी किसी भी सूरत में बिना मास्क बाहर ना जाए। फिजिकल डिस्टेंस जो है 1 मीटर की कम से कम वो दूरी बनाए और सैनिटाइज अपने हाथों को बिल्कुल करते रहें। और इसी के साथ जो है हम इस संस्करण को यहाँ पे अभी रोकेंगे और हम अगले बार फिर नए जो होंगे नए अपडेट के साथ में नए डिटेल के साथ में डिफीटिंग कोरोना वायरस विथ मनीषा बांगर में हम फिर से आपके साथ आएंगे। थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को ये पूरी जरूरी जानकारी देने के लिए। थैंक यू नेशनल इंडिया न्यूज का और तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।